हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसकी डिफिशियंसी से डायबिटीज मेलाइटस होता है, वो अपने टारगेट सेल पे कैसे काम करता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियोस में एंडोक्राइन पैंक्रियास के हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कहाँ से रिलीज होता है और उसको कैसे सीक्रेट होता है और वो कैसे कंट्रोल होता है। आज पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन रिलीज। ओके, सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंसुलिन हार्मोन जो है पैंक्रियास के आइलेट के बीटा सेल से रिलीज होता है। ठीक है, रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन और ये जाके खून में यानी कि ब्लड वेसल्स में चला जाता है। बीटा सेल के आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के अपने ब्लड वेसल्स में पूरे जिस्म में जाके, पूरे बॉडी में जाके, पूरे सेल्स पे जाता है। लेकिन इसका जो टारगेट एक्शन है, 3 जगह पे ये काम करता है। एक है लीवर और दूसरा है स्केलेटल और कार्डियक मसल्स यानी कि स्ट्रेटेड मसल, अगर स्पेसिफिकली बोलें तो स्केलेटल मसल्स, और तीसरा है एडिपोस टिश्यू यानी कि फैट्स। सो ये जो है इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं। सो मेनली इंसुलिन सभी सेल्स पे काम करता है तकरीबन, लेकिन ये टारगेट ऑर्गन्स पे काम करके ये अपना एक्शन करता है। तो इंसुलिन का मेन फंक्शन या मेन एक्शन क्या है, जैसे आप जानते हैं, जिस ब्लड के शुगर लेवल को कम कर देता है। तो ये टारगेट सेल्स पे जाके ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है, और कैसे करता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन टारगेट सेल्स। तो आपको मैं एक सेल उतार के बताऊंगा, एक हाइपोथेटिकल सेल टारगेट टिश्यू का। तो उस सेल पे कैसे इंसुलिन काम करता है हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो अभी एक बड़ा सा एक सेल उतार रहा हूं, तो जिसमें ये है सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन उतार रहा हूं, तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल के अंदर देखिए न्यूक्लियस होगा और दूसरे सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी एक जनरल एक सेल है जहां पे इंसुलिन काम करता है। ठीक है, तो अब इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है खून में जो है यानी कि ब्लड वेसल में है। ब्लड वेसल से ये जो इंसुलिन मॉलिक्यूल है अपने टारगेट सेल पे काम करेगा। ठीक है, कैसे वो काम करके ग्लूकोज को कैसे कम करता है अभी हम देखेंगे आज। तो क्या करेगा, पहले वो इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे आपको मालूम है प्रोटीन मॉलिक्यूल है, 51 अमाइनो एसिड्स का बड़ा मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल, ये सीधा अंदर नहीं जा सकता। तो उसको काम करने के लिए बेसिकली इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। इंसुलिन रिसेप्टर, तो इंसुलिन रिसेप्टर क्या है? एक इंसुलिन रिसेप्टर भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो टारगेट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर रहते हैं। तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन्स पे रहते हैं उसे इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। तो इंसुलिन रिसेप्टर भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 अल्फा यूनिट्स हैं, 2 अल्फा यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स, यानी 4 सब यूनिट्स होते हैं। ये 2 अल्फा यूनिट्स सेल मेम्ब्रेन यानी सेल के बाहर रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और अल्फा सब यूनिट जो है बीटा सब यूनिट से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो ये है इंसुलिन रिसेप्टर। तो इंसुलिन रिसेप्टर क्या है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। सो 2 अल्फा सब यूनिट जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बीटा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट से जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। ठीक है, तो इंसुलिन जो है जैसे कि मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन सेल के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस को सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज करेगा। इसका मेटाबॉलिज्म सेल साइटोप्लाज्म में बहुत से चेंजेस एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, और न्यूक्लियस में भी ग्रोथ फैक्टर्स से ग्रोथ करेगा, सेल प्रोलिफरेशन करेगा। कैसे करेगा? तो ये जो है इंसुलिन रिसेप्टर के जरिए करता है। तो इंसुलिन जाके इंसुलिन रिसेप्टर के अल्फा सब यूनिट्स पे जाके चिपक जाएगा। अल्फा सब यूनिट सेल के बाहर रहता है और बीटा सब यूनिट कुछ हिस्सा सेल के बाहर, कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर और कुछ सेल के
अंदर रहता है, इंट्रासेलुलर पार्ट, अल्फा पूरा बाहर रहता है। तो जैसे ही इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है अल्फा सब यूनिट्स पे जाके बाइंड हो जाता है या चिपक जाता है, तो ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है, इसमें कुछ चेंजेस शुरू होते हैं और ये जो चेंजेस है बीटा सब यूनिट को सिग्नल देता है। तो बीटा सब यूनिट के अंदर एक केमिकल होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टायरोसिन काइनेस। ओके, टायरोसिन काइनेस इंट्रिंसिक एंजाइम, यानी बीटा सब यूनिट एक प्रोटीन है, उसके अंदर ही एक एंजाइम दिया है टायरोसिन काइनेस। तो ये टायरोसिन काइनेस एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, टायरोसिन काइनेस का काम क्या होता है, तो ये जो प्रोटीन है इसके अंदर जो है टायरोसिन के जो है रेसिड्यूज, टायरोसिन अमीनो एसिड के रेसिड्यूज बीटा सब यूनिट्स में होते हैं। जैसे ही ये टायरोसिन काइनेस एक्टिवेट हो जाता है, तो ये जो टायरोसिन काइनेस है ये फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है, यानी फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल हो जाता है। ओके, फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। तो ये पूरे एक सीरीज ऑफ चेंजेस होंगे, यानी इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल 51 अमीनो एसिड सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल के बाहर ही रह के इतने सब चेंजेस करेगा। कैसे करेगा देखिएगा, इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद बीटा सब यूनिट एक्टिवेट होके वो फॉस्फेट यानी फॉस्फेट मोइटी को, ये इस प्रोसेस को ऑटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, यानी टायरोसिन मॉलिक्यूल को फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ा देता है। तो फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ बीटा सब यूनिट कहते हैं इसे, ठीक है, इसको ऑटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये होने के बाद एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन जो आमतौर पे साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, इसको कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट और IRS। ओके, ये जनरली एक प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन ऐसे ही साइटोप्लाज्म सेल के अंदर रहता है नॉर्मली, लेकिन जब इंसुलिन बाइंड हो जाता है यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होके इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो प्रोटीन है यहां पर जाके ये भी चिपक जाता है या बाइंड हो जाता है ये फॉस्फोरिलेशन यूनिट्स को, ठीक है। तो ये बाइंड हो गया अभी इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। जैसे ही ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो है इसको बाइंड हो जाता है, फिर ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट में भी टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं, इसके अंदर भी टायरोसिन मॉलिक्यूल होता है, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसका एक अमीनो एसिड है टायरोसिन। तो यही टायरोसिन काइनेस की वजह से, इससे जुड़ जाने की वजह से ये टायरोसिन को भी फॉस्फोरिलेट कर देता है, यानी कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये भी एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मली इनएक्टिव रहता है, जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर्स का फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है तो इससे जुड़ के चिपक जाता है और उससे ये भी फॉस्फोरिलेट होता है। जैसे ही ये फॉस्फोरिलेट हुआ, जैसे ही ये मॉलिक्यूल फॉस्फोरिलेट हुआ, इस मॉलिक्यूल में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं और कुछ डोमेन्स बन जाते हैं। ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है और इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। जैसे ही ये स्ट्रक्चरल चेंजेस इस मॉलिक्यूल में होते हैं तो कुछ दूसरे केमिकल्स या प्रोटीन्स आकर इस IRS मॉलिक्यूल्स पे जुड़ जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट केमिकल या प्रोटीन या एंजाइम जो इस मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है उसे कहते हैं फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल 3 काइनेस। एक एंजाइम जाके जुड़ जाता है। इसको जुड़ने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल 3 काइनेस जुड़ने के लिए इस मॉलिक्यूल में जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, इसके डोमेन को SH2 कहते हैं, यानी कि SRC सार्क होमोलॉजी 2। तो जिस मॉलिक्यूल में ये सार्क होमोलॉजी 2 का जो स्ट्रक्चर है वही जाकर ये वही मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। एक तरफ PI3K यानी फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल 3 काइनेस जुड़ जाता है और एक तरफ इस पे जो है और एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर यही SH2 होमोलॉजी यानी कि इसके स्ट्रक्चर में है वो जुड़ जाता है। यहाँ पर है GRB2 ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन। ओके,
तो ये जब जुड़ जाता है फिर यहाँ से बहुत से केमिकल चेंजेस स्टार्ट होते हैं और इंसुलिन जो है ग्लूकोज को अपटेक करता है। तो कैसे करता है देखते हैं। अभी आप ये इस तरफ आइए, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड होता है, एक लिपिड यानी कि फैट का टिश्यू होता है, उसका नाम है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट है, PIP2 कहते हैं, ये जो है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट कैसे कन्वर्ट होता है? इस एंजाइम की वजह से। ये जो PI3 के जो एंजाइम है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल 3 काइनेस, ये रिएक्शन कर देता है सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स, फैट्स पे, फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट को फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट PIP2 को P3 में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होने के बाद इसके जो एक्टिव फॉस्फेट्स के जो साइट्स हैं, इसके ऊपर फिर से 2 मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डिपेंडेंट काइनेस 1 PDK1। एक मॉलिक्यूल PDK1 जाके इस पे स्टिक हो जाता है। फिर और एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है PKB यानी प्रोटीन काइनेस B, या उसे एक्ट प्रोटीन भी कहते हैं, AKT प्रोटीन या प्रोटीन काइनेस B जाके जुड़ जाते हैं। तो ये जो PKD के मॉलिक्यूल है, फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डिपेंडेंट काइनेस 1, यानी इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये इस प्रोटीन काइनेस को फॉस्फोरिलेट कर देता है, यानी इस पे फॉस्फेट मॉइटी जुड़ा देता है। जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, फॉस्फेट मॉइटी इस पे जुड़ गई, तो ये जो PKB मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन काइनेस B है, जिस पे ये एक्टिवेटेड है, फॉस्फोरिलेट हो गया है, ये मेन मॉलिक्यूल है जो पूरा सेल्स में एक्शंस करेगा। तो इस रिएक्शन जैसे कि इंसुलिन बाइंड होने से लेके ये PKB मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के जो पाथवे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं PI3 के यानी फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल ट्राइकाइनेस एंड PKB पाथवे, दैट इज प्रोटीन काइनेस B पाथवे। तो इतना सारा केमिकल चीजें होती हैं सेल के अंदर। जब इंसुलिन मॉलिक्यूल इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, फिर से गौर करिए, बहुत सा लंबा प्रोसेस है। बाइंड होने के बाद ये बीटा सब यूनिट के अंदर एक एंजाइम होता है टायरोसिन काइनेस, जो बीटा सब यूनिट के टायरोसिन मॉलिक्यूल को फॉस्फेट से जुड़ा देता है। इसे ऑटो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जैसे ही ये जुड़ा देता है, IRS एक प्रोटीन है, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, ये जाकर इसको लग जाता है और चिपक जाता है। ये जैसे ही इसको लग के चिपक जाता है, ये मॉलिक्यूल भी एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर भी जो टायरोसिन मॉलिक्यूल है उस पे जो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल जाके लग जाते हैं। तो जैसे ही ये लग गया, यानी इसका भी फॉस्फोरिलेशन हुआ, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं। जैसे ही ये चेंजेस हो गया, ये एक एंजाइम फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल 3 काइनेस जाके जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ गया इधर, तो ये क्या करता है? फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट को फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये कन्वर्ट होने के बाद इस पे 2 मॉलिक्यूल्स फिर से जुड़ जाते हैं। एक है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल डिपेंडेंट काइनेस 1 और एक प्रोटीन काइनेस B, जिसे एक्ट प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये जो PDK1 मॉलिक्यूल है, इसको प्रोटीन काइनेस B को एक्टिवेट कर देता है, और ये एक्टिवेट प्रोटीन जो है अब क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप गौर करिएगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को पहला एक्शन क्या करेगा? ये PKB मॉलिक्यूल, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को GLUT4 भी कहते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 और GLUT4। तो ये जो GLUT4 मॉलिक्यूल्स है, ये GLUT4 रिसेप्टर्स हैं, सीधा जाके सेल मेम्ब्रेन्स पे लगा देंगे और चिपक जाएंगे, और
यहाँ पे GLUT4 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है सेल मेम्ब्रेन पे लग जाएंगे। तो जैसे ही ये लग गए सेल मेम्ब्रेन पे, जुड़ जाते हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्लड में है वो सेल के अंदर चला आता है। तो इसे कहते हैं ग्लूकोज अपटेक, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, यानी कि इंसुलिन जो है सेल के अंदर, स्पेशली स्केलेटल मसल और एडिपोस टिश्यू यानी कि फैट सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करता है। ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर करेगा। कैसे करेगा? ये इतना लंबा पाथवे है, ये लंबा पाथवे इतना जो देख रहे हैं आप, इंसुलिन सिर्फ बाहर रहेगा, इंसुलिन सेल के अंदर भी नहीं आएगा, केमिकल सिर्फ बाहर रह के इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करके, इतने सारे केमिकल्स को एक्टिवेट करके PI3 के PKB पाथवे यानी कि फॉस्फेटिडॉल आइनोसिटॉल ट्राइकाइनेस प्रोटीन काइनेस B पाथवे की मदद से ये जो है ग्लूकोज अपटेक करेगा। उसके बाद एक बार ग्लूकोज आ गया अंदर, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा एक एंजाइम से, ग्लूकोकाइनेस की मदद से। तो ये ग्लूकोकाइनेस को भी स्टिमुलेट करेगा ये मॉलिक्यूल। सो मेन मॉलिक्यूल जो काम करता है ये है फॉस्फोरिलेटेड यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेस B, जिसे एक्ट प्रोटीन भी कहते हैं। तो एक्टिव प्रोटीन जो इनएक्टिव था, लेकिन ये जुड़ जाने से इंसुलिन वो एक्टिव हो जाता है और ग्लूट रिसेप्टर्स, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स को सेल मेम्ब्रेन पे ढकेलेगा और ग्लूकोज को ग्लूकोकाइनेस में करेगा। फिर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। फिर उसके बाद ग्लूकोज को प्रोटीन या फैट्स में भी स्टोर करेगा, यानी प्रोटीन लाइसिस कम होगा और प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा और लाइपोजेनेसिस होगा। तो ये है एक्शंस ऑफ इंसुलिन जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म में होता है। तो इसके बारे में हम एक्शंस डिस्कस बाद में करेंगे, अभी टाइमिंग इतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में याद रखिएगा, ठीक है। ये तो है सेल मेम्ब्रेन में। अब इंसुलिन मॉलिक्यूल न्यूक्लियस पर भी एक्ट करता है, न्यूक्लियस पर भी एक्ट करता है और न्यूक्लियस से जो है ग्रोथ फैक्टर्स यानी मेटाबॉलिज्म के अलावा इंसुलिन ग्रोथ भी करता है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल प्रोलिफरेशन भी करता है। तो सेल ग्रोथ जो है मेनली न्यूक्लियस से होता है। कैसे करता है? ये उसका और एक दूसरा पाथवे है, उस पाथवे को कहते हैं, यहां पर है RAS मैप काइनेस पाथवे। तो दो पाथवे हैं, एक है PI3 के PKB पाथवे और एक होता है RAS मैप काइनेस पाथवे। तो RAS मैप काइनेस पाथवे जो है न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा? वही मैकेनिज्म, इंसुलिन जब इंसुलिन रिसेप्टर पे जब जुड़ जाता है तो इतना सब केमिकल रिएक्शन होगा, IRS से एक्टिवेट होगा और ये जाके GRB2 प्रोटीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस प्रोटीन में जो है SH2 होमोलॉजी होगी, यानी सार्क होमोलॉजी 2 का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद ये GRB2 जैसे ही एक्टिवेट हुआ और एक प्रोटीन SOS प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। SOS प्रोटीन जो है सन ऑफ सेवनलेस नाम दिया गया है, तो उस प्रोटीन को ऐड करेगा। फिर वो प्रोटीन जाकर इस मॉलिक्यूल जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन का RAS, ओके, तो RAS मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा। ये इनएक्टिव फॉर्म में इस पे जो है GDP मॉलिक्यूल लगा होता है, गोनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, इनएक्टिव जो सेल मेम्ब्रेन पे लगा होता है। लेकिन जब ये सब केमिकल रिएक्शंस होने के बाद तो SOS मॉलिक्यूल जो है इस RAS प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेट RAS प्रोटीन क्या होगा? ये RAS मॉलिक्यूल पे जो है GDP के बजाय GTP यानी कि गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। तो ये एक सीरीज ऑफ इसमें रिएक्शंस होंगे जो न्यूक्लियस पे ग्रोथ करेंगे। सो अल्टीमेटली ये सीरीज ऑफ रिएक्शन से माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेस यानी मैप काइनेस को एक्टिवेट करेगा और ये मैप काइनेस न्यूक्लियस में जाके माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे सेल ग्रोथ होगा, यानी कि डीएनए जीन्स एक्टिवेट होंगे और डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए बनेगा। आरएनए तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, फिर राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन सिंथेसिस बनाएगा, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सेल ग्रोथ में काम होगा। तो
बहुत लंबा पाथवे है, बहुत लंबा पाथवे है। तो आपको मैं लास्ट में अब जस्ट रिवाइज कर दो, जैसे ही इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, दो पाथवे एक्टिवेट होंगे। एक तो है PI3 के पाथवे और एक है PI3 के PKB और एक है RAS मैप काइनेस पाथवे। जो RAS मैप काइनेस पाथवे है ये न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, न्यूक्लियस के जो भी चीजें हैं, और ये PI3 के PKB सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी एक्टिवेट करेगा और साइटोसोल के एंजाइम्स मशीनरी पे एक्टिवेट करेगा। तो ये जो पाथवे है जो सेल मेम्ब्रेन्स को एक्टिवेट करेगा, ये सेकंड से मिनटों में, यानी जैसे ही ये आ गया कुछ सेकंड और मिनटों में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होंगे और ग्लूकोज अंदर चला जाएगा सेकंड्स और मिनटों में, और कुछ मिनट से लेके घंटों में अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ये इतना टाइम लेगा। और ये जो पाथवे है RAS मैप काइनेस पाथवे, जो न्यूक्लियस के जरिए जो सेल ग्रोथ होगा, ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक होगा। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकॉन को क्लिक करिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।